आपको क्या लगता है, पार्लियामेंट जहां देश के चुने हुए एमपीज देश की आवाम की बात रखते हैं, वहां की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए? अनडाउटेडली सुप्रीम, है ना? पर सोचिए, एक नॉर्मल वर्किंग डे इन पार्लियामेंट एंड वहां सारी डिबेट्स चल रही हैं, बिल्स डिस्कस किए जा रहे हैं और फिर अचानक विजिटर्स गैलरी से दो इंट्रूडर्स अपनी गैलरी से जंप करके हाउस की वेल की तरफ बढ़ते हैं और वहां नारेबाजी करने के बाद स्मोक रिलीज कर देते हैं और स्लोगन्स लगाते हैं जैसे तानाशाही नहीं चलेगी। साउंड्स अनइमेजिनेबल, राइट? बट बिलीव मी, ना तो ये कोई मॉक ड्रिल थी और ना ये कोई एआई जनरेटेड विजुअल। ये सब एक्चुअल में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में हुआ है। कौन थे ये लोग और क्या था इनका मकसद? क्या ये किसी तरह का प्रोटेस्ट था या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट? और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट अटैक के एग्जैक्ट 22 साल बाद इस अटैक से क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? तो आज हम आसान वे में इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे इसके पीछे का सच। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थर्ड पर्सन का ओपिनियन रखने से पहले एक बार खुद ही सुन लेते हैं इन प्रोटेस्टर्स को आखिर ये कहना क्या चाहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे हाथ में इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। दरअसल इन लोगों का कहना है कि वो भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं और सेम उन्हीं की तरह गवर्नमेंट को जगाने के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। इन प्रोटेस्टर्स का नाम है नीलम, मनोरंजन, सागर, अनमोल और ललित झा। नीलम एक पीएचडी स्टूडेंट है जींद, हरियाणा से। सागर शर्मा लखनऊ से है और वो एक बैटरी रिक्शा चलाता है। मनोरंजन मैसूर, कर्नाटका से एंड अनमोल शिंदे बिलोंग्स टू लातूर, महाराष्ट्र। और इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड ललित झा, जो वेस्ट बंगाल में एक टीचर है। इन लोगों का कहना है कि वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के एक्ट को रेप्लिकेट करना चाहते थे जब उन्होंने 1929 में पार्लियामेंट में नॉन हार्मफुल बॉम्ब फेंक के ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जहां उनका मकसद सिर्फ मैसेज देना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। एंड एज दे सेड दे वांट द डेफ, द ब्रिटिश टू लिसन टू हिम। तो जो ये लोग अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये कंपैरिजन सही है? इन लोगों का कंपैरिजन द लेजेंडरी क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे और उनका कॉज देश की आजादी के लिए था। आप सबको ये सब तो पता ही होगा कि भगत सिंह ने ब्रिटेन के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अब आते हैं इस इंसिडेंट के पीछे के मोटिव पे। जैसे कि इन लोगों का कहना है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ नहीं कर रही है और इसी वजह से इन्होंने पार्लियामेंट में घुसकर अपना प्रोटेस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, हम इन लोगों के क्लेम का फैक्ट चेक जरूर कर सकते हैं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल बी एन अनबायस्ड एनालिसिस। सो देखते रहिए, क्योंकि असली सच आज पता चल ही जाएगा। स्टार्टिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट। एज यू ऑल नो दैट जॉब मार्केट को कई फैक्टर्स और पॉलिसीज अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी बैन, जीएसटी, लॉकडाउन्स और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एटसेट्रा। सो लेट्स गो थ्रू सम रीसेंट डेटा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ग्लोबल डेटा के हिसाब से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट वाज 46.3% इन 2021। ये दिखाता है स्लाइट डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू CEIC डेटा, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अपडेटेड ईयरली विद एन एवरेज रेट ऑफ 54.2% फ्रॉम 1990 टू 2023 और ये हाईलाइट करता है ओवरऑल ग्रोथ इन लेबर फोर्स। According to Statista, the unemployment rate in India is forecast to be 7.34% in 2023, which is slightly lower than approx 8% in 2014. और 2014 से 2022 तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट एप्लीकेशंस फिल किए, लेकिन सिर्फ उनमें से 7,22,000 लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिल पाई है। तो रूलिंग गवर्नमेंट के टेन्योर में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो काफी मिक्स रहा है। जैसे सरकारी नौकरियों में डिक्लाइन हुआ, वहीं दूसरी ओर ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ गवर्नमेंट कितनी जॉब्स क्रिएट करे कि सबकी एस्पिरेशंस पूरी हो जाए? इसका आंसर शायद कभी नहीं मिल पाएगा। और गवर्नमेंट का काम है जॉब क्रिएट करना, इकोनॉमी में प्रमोट करना द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ना कि खुद बिजनेस में रहना। एंड विद द गवर्नमेंट प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर, कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, जो कि हर मिडिल क्लास इंडियन का ड्रीम होती है, उनमें काफी कमी आई है। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर में हाई पेइंग जॉब्स भी काफी ज्यादा क्रिएट हुई है।
और इसके साथ गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को इंक्रीज करने के लिए, जैसे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस को प्रमोट करना, अलग अलग स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मुद्रा लोन प्रोवाइड करना, जिससे वेल्थ क्रिएट हो सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और इस सपोर्ट की वजह से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। तो अब बात करते हैं उनके नेक्स्ट क्लेम यानी इनइक्वालिटी की। India is among the countries with the highest income inequality in the world, with the top 10% income share of 56.8% in 2019 compared to 37.1% in China and 46.3% in United States. World Inequality की रिपोर्ट को देखा जाए तो इंडिया में इनइक्वालिटी काफी बड़ी है, चाहे वो वेल्थ इनइक्वालिटी हो, with the top 10% controlling the 77.4% wealth in 2019. Compared to 63.6% in China and 73.2% in the United States. और gender inequality की बात करें तो only 23.6% women have some income, compared to 82.2% of adult men in 2019. और ऐसी इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जैसे द प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो एक्सेस प्रोवाइड कराता है बैंकिंग सर्विसेज जैसे क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये स्कीम प्रोवाइड करवाती है फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइंस हाउसहोल्ड्स, और ये ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प करता है और उनके हेल्थ और एनवायरनमेंट को इंप्रूव करता है। और तीसरा है द सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, स्माइल स्कीम, जो ट्रांसजेंडर्स को स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अगला क्लेम है करप्शन के ऊपर। द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, which is a global ranking of countries based on their perceived level of public sector corruption as measured by experts and business people. India ranked 85th out of 180 countries in 2022 with a score of 40 out of 100. And I think it's still a decent score for a country like India. लेकिन क्या ये करप्शन सिर्फ इस गवर्नमेंट में आया है और पहले कभी करप्शन था ही नहीं? और इसके साथ हम आम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और हम सब इस करप्शन का पार्ट हैं। हम सब भी तो लाइन में नहीं लगना चाहते, और हम सब भी तो सोचते हैं कि अगर पैसे देके थोड़ा काम हो जाए तो क्यों ना किया जाए। वी ऑलवेज चूज द इजी वे अराउंड। तो क्या ये सवाल हम पर नहीं है? बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करप्शन को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट PCA 1988, जो एक प्राइमरी लॉ है फॉर गवर्निंग करप्शंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, द लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013, जो लुक आउट करेगा एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो एम्पावर करता है सिटीजंस को टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज और प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो ये थी एम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इनइक्वालिटी की फैक्ट शीट। तो इससे ये साफ होता है कि ये लोग इन इश्यूज पर जो नैरेटिव फैलाना चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और चाहे जो भी हो, स्टॉर्मिंग द पार्लियामेंट इज नॉट एन ऑप्शन। सरकार से जवाब मांगना आपका हक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं। चलिए प्रोटेस्टर्स के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। द ओनली फीमेल प्रोटेस्टर नीलम PhD होल्डर है, और यही नहीं, BA, MA और MPhil के साथ साथ NET और CTET का एग्जाम भी क्लियर कर चुकी हैं। तो इतनी क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी। बट आई थिंक शी इज नॉट सीरियस अबाउट इट, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीलम को कई बार प्रोटेस्ट में देखा गया है, एंड शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। अगर इन लोगों को प्रोटेस्ट करना ही था तो वो किसी प्रोटेस्टिंग साइट जैसे जंतर मंतर जा सकते थे, या फिर वो अपनी आवाज इजीली सोशल मीडिया पर उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड आई पर्सनली थिंक इट कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। और अब आते हैं पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर। 2001 में एक टेररिस्ट अटैक यहां ऑलरेडी हो चुका है, और ये एरिया इतना सेंसिटिव है, लेकिन इसके बाद भी कैसे कुछ नौसिखिए ऐसी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करके आराम से अंदर घुस गए। अगर ये लोग सच में टेररिस्ट होते तो ना जाने कितने बेगुनाहों की जान जाती। और ये तो बस एक कोइंसिडेंस था कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं थे, वरना ये इंसिडेंट कितना लीथल हो सकता है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए द रिस्पॉन्सिबल पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस ब्रीच एंड द लेसन्स नीड टू बी लर्न्ड फॉर दिस लैप्स अकॉर्डिंगली। और इस साल के पार्लियामेंट सेशंस की बात करें तो इट्स अ कंप्लीट वॉश ओवर। पहले मणिपुर इश्यू की वजह से संसद को फंक्शन नहीं करने दिया गया, और अब ये सिक्योरिटी ब्रीच। तो आखिर कौन ब्रेक डाउन करना चाहता है पार्लियामेंट में हेल्दी डिबेट्स और डिस्कशंस को? कौन है वो जो देश की संसद को चलने नहीं देना चाहता?
हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट। मेरा नाम है सुधांशु।